हेलो फ्रेंड्स। जो हमारी ये सीरीज चल रही है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें आज हम बात करेंगे हीट इक्वेशन। हमारी जो पिछला वीडियो था उसमें हमने वेव इक्वेशन की बात करी थी और वेव इक्वेशन ओनली वन डायमेंशनल। तो उसी तरह से आज हम हीट इक्वेशन वन डायमेंशनल और उसके अगले अब आगे जो अगले वीडियो आएंगे उसमें हम इसकी डायमेंशन इंक्रीज करेंगे। तो अगर मैं हीट इक्वेशन की बात करूं तो बिल्कुल वेव इक्वेशन के पैरेलल कि अगर u एक फंक्शन है x एंड t का, जहां पर कि t अगर ये कोई रॉड है, कोई बार है जिसमें कि हीट फ्लो हो रही है, तो x इसकी लेंथ, और अभी हम केवल एक डायमेंशन कंसिडर कर रहे हैं, और t टाइम या तो वहाँ पर जो टेम्परेचर है u, वो u जो फंक्शन होगा वो x एंड t का होगा। तो ये होगी वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। तो इसको हम लेके चलते हैं, जो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जो इस इक्वेशन का डेरिवेशन है वो हमारे बीटेक या बीसीए में नहीं है। तो इक्वेशन ये सीधे हम एज्यूम कर सकते हैं, डेल यू ओवर डेल टी इज इक्वल टू डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर। अगर आपको याद हो तो वेव इक्वेशन में ये टी का डेरिवेटिव भी सेकेंड ऑर्डर था, और यहाँ पे जो जब हीट इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो हीट इक्वेशन में ये टी का जो डेरिवेटिव है ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव। सो लेट बी स्टार्ट। जो हमारा एक ही मेथड चल रहा है यहाँ पे, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, तो उसके अकॉर्डिंग जो u होगा उसे हम मान लेंगे xt, यानी u xt जो है वो x एंड t यानी u दो वेरिएबल का फंक्शन है, लेकिन x केवल x का और t केवल t का डिफरेंट फंक्शन होगा। और ऐसे में हम निकालेंगे डेल u ओवर डेल t, तो डेल u ओवर डेल t हो जाएगा एक्स टी डैश, एंड डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स डबल डैश टी। और ये सारी वैल्यूज़ हम इस गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स टी डैश इज इक्वल टू सी स्क्वायर एक्स डबल डैश टी, और इसके बाद हम इसे एक्स टी से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई एक्स टी। तो ये हो जाएगा टी डैश अपॉन टी इज इक्वल टू सी स्क्वायर एक्स डबल डैश अपॉन एक्स। और फिर वही एक क्वेश्चन आएगा कि हम इसे किसके इक्वल रखें, लेकिन उससे पहले हम इसे जो शेप दे रहे हैं वो दे रहे हैं वन अपॉन सी स्क्वायर टी डैश अपॉन टी इज इक्वल टू एक्स डबल डैश अपॉन एक्स इज इक्वल टू। अब मान लीजिए हम यहाँ के ले लेते हैं, और के लेने के बाद मैंने सबसे पहले लिया के इज इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा टी डैश इज इक्वल टू 0 एंड एक्स डबल डैश इज इक्वल टू 0, that is t is equal to c1 and x is equal to c2x plus c3। तो हुआ क्या कि हम कह रहे हैं, इसका मतलब कि जो हमारा t है वो कांस्टेंट है, लेकिन और जो x है वो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, बट दिस सॉल्यूशन यानी u is equal to c1 c2x plus c3, तो दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो यानी k को हम 0 नहीं ले सकते। इसी तरह से अगर हम k को प्लस पी स्क्वायर लें तो ये बन जाता है वन अपॉन सी स्क्वायर टी डैश अपॉन टी इज इक्वल टू एक्स डबल डैश अपॉन एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर। यानी इसे मैं लिख सकता हूँ टी डैश माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर टी इज इक्वल टू 0 एंड एक्स डबल डैश माइनस पी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। तो जब ये इसके जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है वो यहाँ से आ जाएगा एम इज इक्वल टू सी स्क्वायर पी स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा एम इज इक्वल टू प्लस माइनस पी, दैट इज टी इज इक्वल टू सी वन ई रेज टू द पावर सी स्क्वायर पी स्क्वायर टी, एंड यहाँ पे x इज इक्वल टू सी टू ई रेज टू द पावर पी एक्स प्लस सी टू ई रेज टू द पावर माइनस पी एक्स। यानी मैं इसे लिख सकता हूँ u इज इक्वल टू सी वन ई रेज टू द पावर सी स्क्वायर पी स्क्वायर टी, सी टू ई रेज टू द पावर पी एक्स प्लस सी टू ई रेज टू द पावर माइनस पी एक्स। तो यहाँ पे जो u आया वो पूरी तरह से एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन आया। और आप सोचिए कि जो हीट फ्लो है, जो हीट का जो फिनोमिना है, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन
नहीं हो सकता, और अगर वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है तो वो बहुत बड़ा एक ब्लंडर हो जाएगा। तो इस सॉल्यूशन को भी हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हेंस दिस सॉल्यूशन इज आल्सो नॉट एक्सेप्टेड। अगर मैं k की वैल्यू -p² लूँ तो अब ये बन जाएगा 1/c² t'/t इज इक्वल टू x"x इज इक्वल टू -p², दैट इज t' माइनस p² प्लस p² c² t इज इक्वल टू 0 एंड x" इज प्लस p² x इज इक्वल टू 0। इन दैट सिनेरियो यहाँ पर m की वैल्यू आएगी -p² c² और t की वैल्यू हो जाएगी c1 e⁻⁻p² c² t। यहाँ पर m की वैल्यू आएगी ±p और ±pi। तो ऐसे में इसकी जो वैल्यू आएगी ये इस बार चेंज आएगी, ये आएगी x इज इक्वल टू c2 cos px प्लस c3 sin px। अब देखिए कुछ एक नया पहली बार आया कि मैं लिखूंगा u(x_t) इज इक्वल टू c1 e⁻⁻p² c² t c2 cos px प्लस c3 sin px। तो ये x का फंक्शन है, तो ये तो हम कह लीजिए कुछ भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर जो t का फंक्शन है वो निगेटिवली एक्सपोनेंशियल आ रहा है। और ये एक नेचुरल फिनोमिना है जो आप फिजिक्स से उठा सकते हैं, एक रियल लाइफ में देख सकते हैं कि हमेशा जो आपका हीट है वो टाइम के साथ घटेगी, और अगर घटेगी नहीं तो वो एक बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी। सो इन दैट वे ये हमारी प्रॉब्लम की नेचर को सूट कर रहा है। और अगर आप मेरे वीडियोस फॉलो कर रहे हैं तो मैंने पहले दिन जब मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल बोला था तो उसमें ये बात कही थी कि -p² ही क्यों लिया, इसका जवाब हमें 2-3 दिन बाद मिलता है। तो यहाँ अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो बीटेक के लेवल पे है वहाँ पे हमारी जो दो प्रॉब्लम है, वेव इक्वेशन और हीट इक्वेशन, दोनों ही -p² लेने पर सोल्व हो गई हैं। बट मैथमेटिकली हम उसमें +p² यानी पॉजिटिव या 0 भी ले सकते हैं, और कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिनका सॉल्यूशन +p² या 0 रखने पर आ रहा हो। लेकिन हमारे यहाँ जो यूजुअली जो पीडी का सिलेबस, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का सिलेबस जो बीटेक में या बीसीए में या बीएससीसीएस में पढ़ाया जाता है, और वहाँ वेव इक्वेशन और हीट इक्वेशन पढ़ाई जाती है, वहाँ दोनों ही जो सॉल्यूशन है वो -p² रखने पर सूट करते हैं, और ये कहलाता है द मोस्ट जनरल सॉल्यूशन ऑफ हीट इक्वेशन। एक और चीज़ आप याद रख सकते हैं कि अगर आप हीट इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो इसका मतलब 99% या 100% भी आप कह सकते हैं, यहाँ तक जो सारी चीज़ें हैं वो सेम रहेंगी। इसके बाद जैसे पिछले वीडियो में हमने वेव इक्वेशन की कुछ कंडीशंस डिस्कस की थी, तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि कुछ कंडीशंस हमें दी जाएंगी और उन कंडीशंस को हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो जो पहली कंडीशन दी गई है वो दी गई है u0t इज इक्वल टू ult इज इक्वल टू 0 एंड ux0 इज इक्वल टू u0। तो ये आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक बार है, एक रॉड है, और इसके ये दोनों एंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर फिक्स कर दिए गए हैं। कह लीजिए कि यहाँ पे टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया गया है, और अगर बार में किसी भी पॉइंट पर रैंडमली किसी भी पॉइंट पर u0 टेम्परेचर है तो ये u0 अगर 0 से बड़ा है यानी मोर देन 0 है, और ये दोनों एंड 0 हैं, तो एक हीट फ्लो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जाएगा, और वो हीट फ्लो हमें स्टडी करना है। तो इट इज़ क्वाइट ईजी कि अब हम क्या करेंगे कि अगर मैं अब एक जो यहाँ पे मैं बुक को फॉलो कर रहा हूँ, मैं कुछ अपने ऊपर के वीडियो से कुछ चीज़ों को बदल रहा हूँ। वहाँ पे मैंने t के साथ लिया था c1, लेकिन यहाँ पे मैं x के साथ c1 c2 ले रहा हूँ, और c3 e⁻⁻p² c² t, और पहली कंडीशन है u0t इज इक्वल टू 0। तो ये 0 इज इक्वल टू c1 cos 0 प्लस c2 sin 0
एंड C3 e रेज टू द पावर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी। तो ये रैंडम है, साइन 0 0 है, कॉस 0 1 है, तो ऐसे में C1 को 0 होना पड़ेगा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए। ये बिल्कुल वेव इक्वेशन के पैरेलल यहाँ तक हम चल रहे हैं। तो C1 जैसे ही 0 हुआ तो uxt इज इक्वल टू C2 साइन px C3 e रेज टू द पावर माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर टी। So this can be write C2 C3 sin px e raised to the power minus c square p square t। और अब अगली कंडीशन पे आते हैं तो ULT इज इक्वल टू 0, यानी 0 इज इक्वल टू C2 C3 sin PL e raised to the power माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर टी। ये रैंडम है, C2 C3 का पता नहीं, तो साइन PL को अगर हम 0 नहीं लेंगे तो ये पूरा सॉल्यूशन 0 हो जाएगा। दैट इज़ ट्रिवियल सॉल्यूशन जो हमें नहीं चाहिए। और ऐसे में PL इज इक्वल टू एन पाई, और P हमने अपने पास से दिया था तो वो भी एक फैक्टर है कि हमने P की वैल्यू क्वेश्चन के वेरिएबल्स में पैरामीटर्स में निकाल दी। दैट इज UXT इज इक्वल टू C2 C3 साइन n पाई x बाई एल ई रेज टू द पावर माइनस सी स्क्वायर n स्क्वायर पाई स्क्वायर t बाई एल स्क्वायर। तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया पहली दो कंडीशन रखने पे। अब अगर हम लास्ट कंडीशन की बात करें तो वो थी UX0 इज इक्वल टू U0, यानी जब टाइम t इज इक्वल टू 0 है तो U0। दैट इज U0 इज इक्वल टू C2 C3 साइन n पाई x बाई एल। और अब e की जहाँ t की वैल्यू 0 रखेंगे तो e की पावर 0 दैट इज 1। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये बन जाता है U0 इज इक्वल टू, मैं जानबूझ के अभी पहले से Bn लिख दूँ, Bn इज साइन n पाई x बाई एल, यानी ये बन गया कि ये हाफ वेव फोरियर सीरीज बन गई। तो वहाँ से अब हम लिख सकते हैं कि Bn इज इक्वल टू 2/L 0 to L U0 साइन n पाई x बाई एल। तो फोरियर सीरीज का यूज करते हुए हम इस इंटीग्रल को सॉल्व कर सकते हैं। ये आएगा जब n इवन होगा 0 और जब ऑड होगा तो 4U0/n पाई। So I can write UXT is equal to Bn sin n pi x by L where Bn is equal to this। ये आपको एक फ्रेम में दिखाई दे रहा होगा। और हम इसे इनफाइनाइट सीरीज की शेप में भी लिख सकते हैं, जो अगर कोई क्वेश्चन में पूछा गया है कुछ तो उस शेप में हम लिख सकते हैं, वरना यहाँ पर भी हम इसे छोड़ सकते हैं। तो हमने बिल्कुल वेव इक्वेशन के फिनोमिना को यहाँ पर फॉलो किया, पैरेलल किया। सिर्फ एक लाइन का एक सिंगल डिफरेंस है ये कि जो हमारी वेव इक्वेशन थी वहाँ पर t के रेस्पेक्ट में भी डबल डेरिवेटिव था, लेकिन जो हमारी हीट इक्वेशन है यहाँ पर t के रेस्पेक्ट में सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव है। बिल्कुल सेम पैटर्न पे हमने xt सॉल्यूशन माना, यानी वेरिएबल ऑफ सेपरेबल मेथड को लगाया, और फिर यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया। अदरवाइज हम सीधे माइनस पी स्क्वायर लिख कर भी वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन हमने दिखा दिया कि 0 या प्लस पी स्क्वायर रखने पर हमारी प्रॉब्लम की नेचर को सूट नहीं कर रहा है। जब हमने माइनस पी स्क्वायर रखा तो एक्सपोनेंशियली नेगेटिव फंक्शन आया जो हमारे हीट फ्लो को सेटिस्फाई करता है। और फिर वहाँ पे जो 3 कंडीशंस गिवन है उसमें भी अगर आप देख पा रहे हो तो ये 2 कंडीशन सेम है और सिर्फ ये तीसरी कंडीशन डिफरेंट है। वेव इक्वेशन में हमें एक चौथी कंडीशन भी दी गई थी क्योंकि वहाँ पे 4 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ रहे थे। यहाँ पर हमें 3 ही कंडीशन दी गई क्योंकि हमारे पास सिर्फ 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं। 3 कंडीशन की हेल्प से 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू निकाली और जो P पैरामीटर हमने अपनी तरफ से डाला था उसको भी इवैल्यूएट किया और ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। तो ये है हीट इक्वेशन। अब हमारा अगला जो टारगेट होगा वो होगा, अभी तक हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो अगर आपने ध्यान दिया हो तो हमने अभी तक डिस्कस किया है वेव इक्वेशन एंड हीट इक्वेशन इन 1 डायमेंशन। अब हमारा अगला टारगेट होगा 2 डायमेंशनल वेव एंड हीट इक्वेशन। तब तक स्टडी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।